अगस्त को इसे पारित किया गया, तो हम्म। सडन तो नहीं हुआ सर ये? आप मानते हैं कि ये सडन नहीं हुआ, और किन्हीं का कोई तर्क? बातों पे विचार करना है कि क्या ये नेतृत्वहीन आंदोलन था पहला। इसको दूसरे पक्ष में विचार करेंगे इसके ऊपर। अभी जो हम लोग विचार करने के लिए जा रहे हैं वो क्या ये अनायास आंदोलन था, इस पे विचार करना है। तो आरती कह रही है कि नहीं, ऐसा नहीं था। और कोई अपना विचार रखना चाहेंगे? पढ़ के आए हैं तो जरूर विचार रखिए अपना। और कोई अपना विचार रखना चाहेंगे इसके ऊपर? तो अलग अलग जगह में जैसे कि सतारा देख लेते हैं, तो चित्तू पांडे के नेतृत्व में वहां से वनांतर सरकार का गठन हुआ। तो जैसे जैसे बढ़ता गया वैसे वैसे प्रत्येक क्षेत्र से कोई ना कोई इसका नेतृत्व कर रहे थे, भले वो छोटे स्तर पे नेता थे, बट नेतृत्व करता तो थे। तो नेतृत्वहीन तो नहीं कर सकते हैं ऐसा नहीं। मतलब पूर्ण तरीके से आप नेतृत्वहीन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो और कोई कुछ बोलना चाहेंगे नेतृत्वहीन पे? इन पे आरती के विचारों से बहुत हम सहमत नहीं है। और कोई अगर बोलना चाहेंगे, अपने विचार रखना चाहेंगे तो रखें, नहीं तो फिर हम लोग आएंगे इस पे। बोलिए, कुछ तो बोलिए, पढ़ के आए होंगे ना इतना। किया है कि भारत छोड़ो आंदोलन क्या था, कैसे था, ठीक है। और भी आज कुछ नए पॉइंट आपको हम बता देंगे। और उसके बाद इस बात पे डिस्कस करेंगे कि क्या ये अनायास होने वाला आंदोलन था, यानी कि सडन मतलब किसको बोलते हैं, कि सडन कोई आंदोलन हो गया था, सडनली अचानक रूप से कोई फूट गया था, ये होने वाला आंदोलन था, तो उसको भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। अगर इसके सॉरी अगर इस आंदोलन की भूमिका आपको लिखनी हो तो आप लिख सकते हैं कि गांधीवादी आंदोलन के चर्चा के क्रम में 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन का अगर हम वर्णन करें, और इसके बिना अगर हम वर्णन करें तो इसको जो है कि हम लोग किससे कंपेयर कर सकते हैं, तो अमेरिका की क्रांति और फ्रांस की क्रांति किसको जो है कि समकक्ष रख सकते हैं। यह जो है कि चंपारण सत्याग्रह जो गांधी जी ने स्टार्ट किया था 1917 में, भारतीय राजनीति में अगर चंपारण सत्याग्रह किसी आंदोलन का शुभारंभ था, तो जो है कि ये 1942 के अगस्त क्रांति जो है कि उस स्वराज स्वतंत्रता रूपी स्वराज के रूपी आंदोलन के वो चरम बिंदु या गंतव्य थे। तो इस तरीके से स्टार्ट करते हैं कि 1917 का जो क्या कहते हैं ये चंपारण सत्याग्रह था, वो अगर भारतीय राजनीति में आंदोलन की शुरुआती बिंदु मानी जाए, तो 1942 के आंदोलन को हम लोग जो है कि क्या मान सकते हैं, चरम बिंदु मान सकते हैं अथवा गंतव्य मान सकते हैं। और इसी घटना का अगर हम तुलना करें इस देश के आंदोलन से, तो जो है कि ये अमेरिका का जो आंदोलन हुआ था या फ्रांस की जो क्रांति हुई थी, कुछ उस तरीके का ये आंदोलन था हमारे देश में। तो इसके चर्चा में इस तरीके से हम लोग स्टार्ट करेंगे। उसके बाद आपको पता होगा कि गांधी जी का जो असहयोग आंदोलन था, स्टार्ट तो वहीं से हुआ था, म्यूट कर लेंगे जिनका भी है। असहयोग आंदोलन हुआ, उसके बाद फिर सविनय अवज्ञा हुआ। किनका ऑन है माइक प्लीज? रीता आप म्यूट कर लें। असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ, उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ। तो अगर असहयोग आंदोलन ने जनता को जगाया, सविनय अवज्ञा आंदोलन ने इस जनता को जो है कि आंदोलन करने के लिए घर घर आंदोलन को लगभग पहुंचा दिया था। तो अगर हम 1942 के आंदोलन को देखते हैं तो इन्होंने क्या किया कि आंदोलन को भारत में बिजली की रफ्तार में जो है कि फैलाने का भी प्रयास करवाया था। इस आंदोलन की तीव्रता ही इतनी थी, ठीक है। उसके बाद फिर जो है कि हुआ क्या था आपको पता है। इस आंदोलन का घटनाक्रम हमने पहले भी बताया था, थोड़ा सा जिक्र कर देते हैं कि 1939 में जो है कि द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट होता है। द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट होने के बाद भारत को क्या किया गया है कि बिना इनसे पूछे युद्ध में सबको ये मान लिया गया कि भारत भी एक पार्टी है, जबकि भारत के किसी भी नेताओं से नहीं पूछा गया था। तो कांग्रेस के सारे नेताओं ने जो है कि इस्तीफा दे दिया था, सामूहिक त्याग पत्र आप लोगों को पता है। उसके बाद फिर इसके लिए आपको 1940 में अगस्त प्रस्ताव लाया भी गया था, आपको पता होना चाहिए। उस पे कांग्रेस की असहमति हो गई, प्रांतीय जितने भी कांग्रेस कमेटी थे सारे के सारे लोगों ने इस्तीफा दे दिया। महात्मा गांधी ने 1900 जो है कि 40 में ही व्यक्तिगत 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह स्टार्ट करवाया। और सरकार तथा कांग्रेस के बीच उस समय जो है कि राजनीतिक गतिरोध जो है कि लगातार गहराता जा रहा था, आप सबको पता था। उधर जापान का आक्रमण हो रहा था, बर्मा और वो क्या कहते हैं जो अभी मलेशिया टाइप का कोई पेनिनसुला है, क्या तो नाम था उसका, उसके ऊपर आक्रमण हो गया था और वहां पे कोई भी अंग्रेजी सरकार उस पे सहयोग नहीं करते थे।
दूसरा बात है कि ब्रिटिश सरकार ने जो है कि भारतीयों को, या फिर और भी जहां भी आक्रमण हुआ, जहां भी ब्रिटिश का और भी उपनिवेश था इस एशिया के देशों में, वहां उन्होंने कोई सहयोग नहीं किया था, उनको अपनी स्थिति पे छोड़ दिया था। खाद्यान्न के संकट उत्पन्न हो गए थे, इसका जिक्र हम लोगों ने कर लिया है। महंगाई बढ़ गई थी और आमजन पूरी तरीके से बेहाल था। तो गांधी जी निर्णायक लड़ाई लड़ने के मूड में थे ही, आपको बताया ही थी उस दिन। तो 8 अगस्त 1942 को बंबई के ग्वालियर टैंक में जो है कि भारत छोड़ो प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया, करो या मरो का नारा दिया गया, जो कि आपको पता है। उस दिन हम बताए थे कि अलग अलग वर्गों के लिए अलग अलग निर्देश थे। आप रिकैप कर लें कि सैनिक के लिए क्या निर्देश था, कोई बताएंगे? सैनिक के लिए क्या निर्देश था, छात्र के लिए क्या निर्देश था, किसान के लिए क्या निर्देश था? देखें क्या क्या पढ़ के आए आप लोग, जरा पूछें, बताइए क्या निर्देश था सैनिक के लिए, क्या अपील किया गया था सैनिक से? वो सरकारी सैनिक के लिए सर अपील किया गया था कि सहयोग ना बताइए। सैनिकों के लिए सर गोली ना चलाया जाए। सैनिकों के लिए ये आदेश था, मतलब आदेश कहें या अपील किया गया था। इसमें सरदार पटेल और नेहरू जी थे, उन्होंने कहा था कि सैनिक जितने भी हैं वो जो है सरकारी, वो अपनी नौकरी तो नहीं छोड़ सकते, लेकिन हाँ सरकारी आदेशों का पालन ना करें और आंदोलन जो कार्य है उनको, उन पर कोई फायरिंग ना करें। जो तनु लिख रही है वो सही लिख रहे हैं। लास्ट में आपने सही बताया कि आंदोलनकारियों के ऊपर जो है कि आप फायरिंग ना करें। देखिए अलग अलग पॉइंट है, पहला सैनिकों से क्या अपील था, दूसरा छात्रों से क्या अपील था, तीसरा किसानों से क्या अपील था, चौथा सरकारी कर्मचारियों से क्या अपील था, और पांचवा आम नागरिक से क्या अपील था? छात्रों से अपील किया गया था कि छात्र जो है अगर वो जो है अपने ये मतलब विद्यालय कार्यों में अगर शिक्षा अगर वो ठीक से नहीं ले पा रहे या छुट्टी में है तो वो आंदोलन में जुड़े, अगर नहीं शिक्षा ले रहे हैं तो उनके लिए जरूरी नहीं था। तो एक शायद ये था, प्रयास किया आपने, लेकिन पूरा प्रयास नहीं है ये, हमने परसों पढ़ाया भी था, शायद आप क्लास में थे या नहीं थे। और कोई बताएंगे किसानों से क्या अपील था? दूसरे लोग कोई बोले, कोई जल्दी जल्दी बोले। ये याद रहना चाहिए भाई, पॉइंट आप लिखेंगे क्या अगर मेंस में आपको याद नहीं था? हमने उस दिन आपको लिखाया भी था, पढ़ाया भी था, कितने अच्छे से बताया था, बताइए। मेरी कोई गलती रहे तो बताइए। आपको एक एक लाइन करके लिखा भी दिया था, यहाँ से इन्होंने नेतृत्व किया था, इनसे ये अपील किया गया था, अभी सब गायब है, ये तो अच्छी बात नहीं है। क्या हुआ था, किसान से क्या अपील किया गया था, बताइए। सर टैक्स जमा करे, किसान जिस तरीके से भी सहयोग कर रहे, किसान जमींदारों से, सर किसान जमींदारों से ये अपील की थी कि मतलब कर मत दे। देखिए कर और के लेकर रहे थे क्या? देखिए बताते हैं। सैनिकों से ये अपील किया गया था कि सैनिक जो है कि भारतीयों पर, आंदोलनरत भारतीयों पर गोली नहीं चलाएं। ये अपील किया गया था कि आप भी भारत के ही सैनिक हैं, आप अंग्रेजी सरकार के अंदर काम कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन आंदोलनरत भारतीयों के ऊपर अगर आपका हुक्मरान गोली चलाने का आदेश दे तो भी आप गोली नहीं चलाएंगे। ये अपील किया गया था उनसे। छात्रों से अपील किया गया था कि छात्र अपनी पढ़ाई तभी छोड़ें और आंदोलन में तभी कूदें जब ये जो निश्चित कर लें कि हम जो है कि स्वतंत्रता की लड़ाई तक इस आंदोलन में लड़ते रहेंगे, तभी वो अपनी पढ़ाई छोड़ें। किसानों से अपील किया गया था कि वैसे जमींदार जो अंग्रेजों के मतलब की चमचागिरी करते हैं, अंग्रेजों की चाटुकारिता करते हैं या सरकार के पक्ष में रहते हैं, उनको टैक्स नहीं दें। ये किसानों से अपील कहा गया था। सरकारी कर्मचारियों से कहा गया था कि हम आपसे नौकरी छोड़ने के लिए नहीं कह रहे हैं, लेकिन जो सरकारी सेवकों को मतलब कि अंग्रेजों के प्रति सबसे पहले राजभक्ति छोड़ देनी है। दूसरा ये है कि आंदोलन करने वाले जो लोग हैं उसके प्रति आपको सहानुभूति बरतनी है। और आम नागरिकों से अपील किया गया था कि आप लोग जो है कि अगर नेतागण, आपके नेतागण गिरफ्तार हो जाते हैं तो आप अपने आप को खुद नेता समझें और अपनी कार्रवाई का रास्ता खुद तय करें। ये अपील किया गया था अलग अलग वर्गों से। आम नागरिक से क्या कहा गया था कि अगर आपके नेतागण गिरफ्तार हो जाते हैं तो अपनी कार्रवाई का रास्ता आप खुद से तय करें, ठीक है। ये अपील हुआ था। और आपको फिर पता होगा कि 9 अगस्त को ही कांग्रेस को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। कांग्रेस को कांग्रेस के ऊपर बैन लगाया गया था, कांग्रेस के खाते फ्रीज कर दिए गए थे। ये सब आपको बताया गया था। उसके बाद हमने बताया था कि आंदोलन की प्रक्रिया के दौरान क्या हुआ था कि सबसे पहले जो है कि ये लोग 9 अगस्त को शीर्षस्थ नेताओं को गिरफ्तार किया गया ऑपरेशन जीरो आवर के तहत। फिर जो आंदोलनकारी बचे थे वो क्या करते थे इस आंदोलन के दरमियान? वो जो है कि सरकारी भवनों पर बलपूर्वक सबसे पहले तिरंगा लहराने का प्रयास करते थे।
जिसमें कि अलग अलग झंडा कांड के बारे में मैंने आपको बताया भी था परसों की क्लास में। उसके बाद सत्याग्रह ने अपनी गिरफ्तारी भी दी थी, पुल उड़ा दिए गए थे, रेल की पटरियां उखाड़ दी गई थी, तार की लाइनें काट दी गई थी। सबसे पहला टारगेट तो यही रहता था कि जो भी सरकार की सरकारी संपत्ति है और संचार के साधन है उसको नष्ट कर दो। यानी कि जहां भी लाल बिल्डिंग दिख जाता था तो उसको लगता था ये जो है कि सरकार का, अंग्रेजी सरकार की निशानी है, इस निशानी को ही नष्ट कर दो, बात ही खत्म है, सरकारी खत्म हो गई हमारी तो। ठीक है। और इसमें जो है कि स्कूल, कॉलेज और छात्र छात्राओं ने सबने अलग अलग भूमिका निभाई थी। आपको पता है कि छात्रों ने हड़ताल कर दिया था, जुलूस निकाले गए थे, गैर कानूनी पर्चे लिखे गए थे और उसे जगह जगह बांटने के लिए जो है कि भूमिगत कार्यकर्ताओं को संदेशवाहक के रूप में नियुक्त भी किया गया था। महिलाओं की भागीदारी अलग अलग रूप में थी। आपको उस दिन महिलाओं का हमने नाम भी बताया था, एक दो महिलाओं का आप नाम बताएं पहले। अरुणा आसफ अली सर, ठीक है, सही बता रहे हैं आप। फिर हाँ। उषा मेहता थी, सुचेता कृपलानी, हम्म सुचेता कृपलानी थी, हम्म एक जगत रानी, उषा मेहता, जगत अरुणा, रानी सर। उषा मेहता, अरुणा आसफ अली, हम्म। सुचेता कृपलानी, यही सब। हाँ, ये सारी नेताओं ने क्या किया था कि वो ये महिला भागीदारी थी इस आंदोलन में। किसानों ने, कर्नाटक के किसान के बारे में बताया था कि दिन में वो खेती करते थे, रात में जाके जो है कि सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाते थे वो लोग। और उसके बाद जो है कि सरकार के प्रतीकों को ये लोग निशाना बनाते थे। जमींदारों के खिलाफ जो है कि हिंसा से किसानों ने परहेज तो किया था, लेकिन जो है कि उनको टैक्स देने से मना कर दिया था। ये आंदोलन बढ़ा कहाँ था, किस किस स्टेट में फैला था? बंगाल में, बिहार में, सतारा में, आंध्र प्रदेश में, गुजरात में, केरल में, उत्तर प्रदेश में, और कहाँ कहाँ ये आंदोलन बहुत आगे नहीं बढ़ पाया था। जैसे पंजाब के बारे में, आंदोलन पंजाब में नहीं बढ़ पाया था। पंजाब में मतलब कि बहुत नहीं था, तटस्थ थे, कौन कौन सी पार्टी इसके पक्ष में, कौन कौन सी पार्टी इसके विपक्ष में थी, वो भी मैंने बताया था। हाँ सर, मुस्लिम वर्ग और हिंदू महासभा न्यूट्रल थी, सीपीआई विरोध में थी, कांग्रेस समाजवादी पार्टी जो है वो उसमें पहले तो स्वरूप पर नाराजगी व्यक्त की थी, बाद में जब आंदोलन के वरिष्ठ नेता गिरफ्तार हो गए तो सेकंड फेज में उन्होंने नेतृत्व प्रदान किया था। बहुत सही, ठीक। ये हम लोगों ने इतना तो पढ़ लिया है। उसके बाद फिर हमने समांतर सरकार के बारे में भी जिक्र किया था। बलिया हो गया, सतारा हो गया, तामलुक हो गया, मिदनापुर हो गया, ये सब में समांतर सरकारों के बारे में भी जिक्र किया था। जी सर। ठीक है। और सबसे लंबी समांतर सरकार किसकी चली थी? सतारा की वाईबी चौहान और नाना पाटिल वाली जो सरकार थी वो सबसे लंबी चली थी, इसके बारे में जिक्र किया गया था। क्या मार्शल लॉ उस समय लागू किया गया था? हाँ सर, 3 जगह मार्शल लॉ लागू किया गया था सर। जी नहीं, मार्शल लॉ कहीं भारत में लागू नहीं किया गया था, लेकिन सरकार की जो दमनात्मक कार्रवाई थी वो अत्यंत गंभीर थी। प्रदर्शनकारियों पर ये फायरिंग भी तो हुई थी, सर। यहाँ पे समझ लीजिए इस बात को। मार्शल लॉ लागू करने से क्या होता है ना, कभी भी अगर हमारी भारत सरकार मार्शल लॉ लागू कर दे किसी एरिया में, 2-3 तरीके का होता है। एक तो होता है मार्शल लॉ लागू कर देना, एक होता है कि पुलिस के अधीन कर देना। ठीक है। अगर मार्शल लॉ लागू हो जाता है, सबसे पहले आपके मौलिक अधिकार कटल कर दिए जाते हैं। वहां मार्शल लॉ मतलब सेना का कानून। आप सेना जानते हैं किस तरीके से कार्य करती है, आपको पता है? कोई मौलिक अधिकार नहीं बचने वाला है, वो आपके रोडों पे टैंक घूमने स्टार्ट हो जाएंगे अगर मार्शल लॉ लागू हो गया तो। जैसे म्यांमार में हुआ था, अभी मार्शल लॉ लागू था, वहां पे क्या हालात थे। ये होता है मार्शल लॉ। ठीक है। तो मार्शल लॉ आधिकारिक रूप से अंग्रेजों ने कहीं लिखित रूप से नहीं लगाया था, लेकिन सरकार की दमनात्मक कार्रवाई अत्यंत गंभीर थी। प्रदर्शनकारियों पर निर्दयतापूर्ण लाठीचार्ज किए गए थे, आंसू गोले छोड़े गए थे, गोलियां बरसाई गई थी, अनुमानतः 10,000 लोग मारे गए थे। सरकार ने प्रेस पर हमला बोल दिया था, कई समाचार पत्रों पर पाबंदी लगा दी गई थी, प्रेस के गले घोटे गए थे। सेना कई शहरों को अपने नियंत्रण में ले लिया था। सेना ने ऐसा काम किया था, लेकिन वो लिखित रूप में उन्होंने नहीं बोला कि हमने मार्शल लॉ लागू किया है। ठीक है। पुलिस और गुप्तचर सेवाओं का साम्राज्य कायम हो गया था। मतलब पुलिसिया कानून चल रहा है कि जिसको मन हो रहा पकड़ के जेल में डालो, जिसको मन हो रहा पकड़ के डंडे लगा दो। ये पुलिसिया कानून है। सर जैसे इमरजेंसी का जो स्थिति था देश में, बिल्कुल वही इंदिरा गांधी के समय जो इमरजेंसी की स्थिति थी बिल्कुल वैसा ही था क्या? देखिए, इंदिरा गांधी के समय जो इमरजेंसी लगाई गई थी उसमें सिर्फ और सिर्फ शीर्षस्थ नेताओं को गिरफ्तार किया गया था। आम जनता को इमरजेंसी में जरा सा भी परेशानी नहीं हुई थी। हालात उल्टे थे कि आम जनता इमरजेंसी में अच्छा फील कर रहा था, क्योंकि सारे सरकारी कार्यालयों से भ्रष्टाचार खत्म हो गया था। ये 1984 की बात है। ठीक है। 25 जून 1984 को, शायद नहीं 84 से मैं नहीं, 1975 में इमरजेंसी लगाया गया था। 25 जून 1975 में इमरजेंसी लगाया। 25 जून 1975 को इमरजेंसी की घोषणा की गई थी। ठीक है। 1.5 साल या 2.25 साल के आसपास इमरजेंसी चला था। और उस समय जो इमरजेंसी लागू किया गया था ना,
तो उसमें रेलवे अपने टाइम पे चल रहा था, सरकारी कार्यालयों से भ्रष्टाचार खत्म हो गए थे, सारे पदाधिकारी ठीक तरीके से काम कर रहे थे, इंदिरा गांधी का खौफ इतना था, और इमरजेंसी जो लगाया गया था उसमें नेताओं को गिरफ्तार किया गया था, जनता को कुछ नहीं कहा गया था। ठीक है, इमरजेंसी गलत है, नहीं लगाना चाहिए, हम उसके समर्थन में तो नहीं है, लेकिन जनता को कुछ कहा नहीं गया था। जनता खुश था इमरजेंसी के समय कि यार कम से कम ठीक से रेल तो चल रहा है, ठीक से सरकारी कार्यालय में काम तो हो रहा है, विकास का काम तो चल रहा है। अलग बात है इमरजेंसी गलत चीज है, हम कभी समर्थन नहीं करते हैं इन सब चीजों का। ठीक है, अभी तो सरकार जो काम कर रही है वो तो बिना इमरजेंसी लगाए इमरजेंसी वाला हालात देश में पैदा कर लिया। क्या है, अरविंद केजरीवाल जेल में है, झारखंड के मुख्यमंत्री जेल में है, ये पीएमएलए एक्ट को इन्होंने क्या करवाया था, आपको पता होना चाहिए कि धन विधेयक के अंतर्गत निर्मला सीतारमन जी ने पारित करवाया है कानून को। एक्ट में कहा गया है कि अगर आप क्या कहते हैं गिरफ्तार हो जाते हैं तो आपको ये प्रूफ करके दिखाना होगा कि हम निर्दोष हैं। हम आपका नाम ले लें कि हमने आपको 5 करोड़ दिया था और आप किसी राज्य के मुख्यमंत्री को पकड़ के लेके चले जा रहे हैं। अभी कांग्रेस का खाता फ्रीज कर दिया है आपने, उसके ऊपर 1882 करोड़ या कुछ करोड़ का जो है कि जुर्माना लगाया है। ये 3,000 सर, 3,000 के। अब जितने भी करोड़ का लगाया है, लेकिन क्या ये डेमोक्रेसी है? ये इमरजेंसी जैसे हालात नहीं उत्पन्न किए गए हैं। इलेक्शन फेयर, फ्री एंड फेयर होना चाहिए। जब तक फ्री लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलेगा विपक्ष के नेताओं को, कहां से फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा? पूरी की पूरी मीडिया आपके, मीडिया तंत्र आपके कब्जे में है। पूरा नैरेटिव जो है कि वो क्या ही आप बना के देश का रखे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। तो खैर छोड़िए वो पॉलिटिक्स में जो भी हो रहा है, लेकिन इमरजेंसी जैसे हालात तो कई बार इन्होंने पैदा किए थे जो आपको पता ही है। खैर उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं। ठीक है, तो ये होता है इमरजेंसी का बात। इस तरीके से मार्शल लॉ लागू नहीं किए गए थे, हमको इस पे देखना है। ठीक है, विद्रोहियों के जो गांव थे, जब दमनात्मक कार्रवाई स्टार्ट हुई थी तो भारी जुर्माना लगाया गया था। मतलब विद्रोहियों के गांव पे जुर्माना लगाने का मतलब समझते हैं आप क्या होता है? गांव पे जुर्माना लगाया गया मतलब कि आपके गांव से कोई लड़का जाके विद्रोह में शामिल हुआ है तो पूरे गांव जुर्माना देगा। अगर गांव जुर्माना नहीं देगा तो क्या करेगा? पूरे गांव में आग लगा देता था अंग्रेज। ये सोच सकते हैं, ये कार्रवाई होती थी। लोगों पर सार्वजनिक रूप से कोड़े बरसाए जाते थे। मतलब गांव का कोई लड़का आंदोलन करने के लिए गया है तो पूरे गांव को पकड़ के कोड़े बरसाए जाते थे उसके ऊपर। इस तरीके से दमन किया जाता था। आपको पता है कि इस आंदोलन में भूमिगत कार्रवाई बहुत हुई है। ठीक है, इसका संचालन जो है कि समाजवादी फॉरवर्ड ब्लॉक के सदस्य करते थे। भूमिगत कार्रवाई का मतलब समझते हैं? भूमिगत गतिविधि का कि यहाँ से गोली बंदूक पहुंचाना, सूचना को गुप्त तरीके से पहुंचाना, रात में मीटिंग करना, छुप के कार्रवाई हाँ, करना। छुप के काम करना। ठीक है, जो बैकडोर की कार्रवाई जिसको कहते हैं वो करना। उसमें फॉरवर्ड ब्लॉक के सदस्य, गांधी आश्रम के अनुयायी और कांग्रेस समाजवादी दल के लोग और क्रांतिकारियों ने मिलकर बहुत काम किया था। आपको पता है कि जैसे भूमिगत कार्यवाही के अंतर्गत ही जो वो कांग्रेस रेडियो था, जो उषा मेहता और सुचिता कृपलानी, अरुणा आसफ अली ये लोग चलाती थी, जो 9:45 में आके बुलेटिन देता था। डेली कांग्रेस रेडियो बताता था। और कांग्रेस रेडियो जब आया, उसकी एक डॉक्यूमेंट्री आई है नेटफ्लिक्स पे हाल में, आप लोग देखिए। ठीक है, उसमें बताया गया है कि किस तरीके से जो पुलिसिया कार्रवाई होती थी, दमन के काम होते थे। क्योंकि प्रेस का तो गला घोटा हुआ था, तो जनता के पास आवाज नहीं पहुंच ही नहीं पा रही थी कुछ सूचना। कांग्रेस रेडियो ने काफी भूमिका निभाई थी। डेली वो 9:15 बजे आता था, 15 मिनट का बुलेटिन होता था। राम मनोहर लोहिया जी रहते थे वहां पे, वो मैक्सिमम टाइम पे वही बोलते थे कि आज हमने यहाँ पे किया, हमने अंग्रेजों के ये उखाड़ दिए, हमने जो है कि यहाँ पे आंदोलन किया, अंग्रेजों ने इस तरीके से दमनात्मक कार्रवाई की, इन गाँव में आग लगा दिया अंग्रेजों ने। तो इससे क्या होता था कि जनता से एक कम्युनिकेशन बना हुआ था। उस भूमिगत कार्यवाही में का जो केंद्र था, बम्बई, पूना, गुजरात और उसके बाद फिर यूपी, जो संयुक्त प्रांत कहलाता था, वो बिहार, बंगाल, इन सब में था। बिहार में थे ना वो राम मनोहर लोहिया जी, सॉरी ये जयप्रकाश नारायण जी, जो ये भी तो करते थे। जो आजाद दास्ता इनका था, क्या था? भूमिगत कार्रवाई का ही तो एक तरीका था। बिहार में भूमिगत गतिविधियों के अंजाम देने के लिए आजाद दास्ता बनाया गया था। अभी जस्ट आजाद दास्ता को हम डिटेल में पढ़ाएंगे, आप बने रहिएगा। ठीक है, पूरा डिटेल में एक एक चीज बताएंगे इसका। अरुणा आसफ अली, बिजू पटनायक, उषा मेहता, अच्युत पटवर्धन, इन सबका नाम उस दिन बताया था हमने, बताया सर था ना? कुछ चीजों को हाँ सर, कुछ चीजों को पूछना चाह रहे थे सर। पूछिए। मेरे पास जो है एस.के. पांडे की जो है किताब है आधुनिक भारत का, उसमें कुछ चीजों को जो है, जब कुछ चीज आई थी इसलिए पूछे थे। जी जैसे बताइए, जल्दी उसमें पूछिए। विभिन्न 19 जो आपका जो ये भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, उसमें विभिन्न दलों की क्या प्रतिक्रिया थी। तो इसमें लिखा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कई दलों एवं लोगों ने आलोचना की थी।
तत्कालीन भारतीय राजनीतिक दलों में साम्यवादी दल ने इसकी खुलेआम आलोचना की थी। मुस्लिम लीग ने भी भारत छोड़ो आंदोलन की आलोचना करते हुए कहा था कि आंदोलन का लक्ष्य भारतीय स्वतंत्रता नहीं वरन भारत में हिंदू साम्राज्य की स्थापना करना है। मुस्लिम लीग के नेताओं ने ऐसे में ब्रिटिश सरकार की सहायता की थी। तो न्यूट्रल का तो सर कंसेप्ट नहीं रहा, न्यूट्रल जो हम लोग बोल रहे थे तो उसमें कॉन्सेप्ट तो ये मना कर रहे हैं। उसके मुस्लिम बाद है हाँ ठीक है। उसके बाद कांग्रेस के उदारवादियों ने भी इस आंदोलन को जो है समर्थन नहीं दिया। तेज बहादुर सप्रू ने इस प्रस्ताव को अवैधानिक, अविचारिक तथा असामयिक बताया। राजगोपालाचारी ने भी इसकी आलोचना की थी। अंबेडकर ने इसे अनुत्तरदायित्वपूर्ण और पागलपन भरा कार्य बताया। हिंदू महासभा और अकाली दल ने भी इसकी आलोचना की। तो ये चीज तो लिखा है सर। तो इसमें जो है कई लोगों का जो है सर जिक्र है, तो हम लोग इसमें जो ये था कि हम लोग लिखे थे न्यूट्रल, तो न्यूट्रल तो नहीं कहेंगे सर ना इसमें? जी बिल्कुल नहीं कहेंगे। देखिए वो मेंस में जो है ना इस तरीके से अगर आप लिखते हैं, मैं भी इन चीजों को जानता हूँ, ऐसा नहीं है कि मुझे पता नहीं है कि उस दिन भी आप अंबेडकर साहब के बारे में बोल रहे थे, मैं एक्चुअली उसमें चुप होके निकल गया था सामने से। कारण ये है कि अगर इस तरीके से हम बातों को बहुत, जब तक हमको कुरेद कुरेद के नहीं पूछा जाए कि दलों की क्या स्थिति थी, तब तक इन तरीकों पे बातों को लिखने से बचना है। हमने न्यूट्रल लिख दिया, हिंदू महासभा को भी न्यूट्रल कर दिया और मुस्लिम लीग को भी न्यूट्रल कर दिया। एटलीस्ट मैंने इसमें कुछ गलत नहीं किया है। मेंस शब्दों का खेल होता है, इसमें आपको कहीं से भी इस सवाल के अंतर्गत ये नहीं पूछा गया है कि विभिन्न दलों की क्या स्थिति थी या क्या स्टैंड था। तो फिर जब उसमें पूछा जाएगा तो ये सारे स्टैंड लिखे जाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जब सवाल में नहीं पूछा जाए तो फालतू के इन सब चीजों को लिख करके जो है कि उनको उनके अलग नजरियों को खोल देना अभी तो कम से कम बचना चाहिए। मान लीजिए आप हिंदू महासभा वाला कुछ लिख देते हैं, अब प्रोफेसर का थोड़ा सा एंगल घूम जाए, अभी की स्थिति जैसी है, ये इंटरव्यू में तो खूब हो रहा है अभी, तो आपका क्या होगा मार्क्स का, आप भी समझ रहे हैं। तो मुझे स्टूडेंट को पास करवाने से मतलब है, इस बात से नहीं मतलब है कि किसके पक्ष में किसके विपक्ष में जाना है। इसलिए जो पूछा जाता है उसी को बताने का प्रयास करते हैं। अगर इस तरीके का सवाल रहता तो मैं खूब बताता उसको और भी दलों के बारे में बता देता, इसमें तो इतना ही लिखा हुआ है। ठीक है, और आपने सही बताया, जो भी प्रतिक्रिया एस के पांडे सर के किताब में लिखी है वो सही लिखी है, इसमें कोई गलत नहीं है। ठीक है, मैं बताता तो हूँ कि उस समय जो उदारवादी लोग थे, जो एलीट क्लास के लोग थे, इवन कि मध्यम वर्ग को गांधी जी के आने से पहले देश में ये लगता था कि अंग्रेजी हमारा माई बाप है और वो सही कर रहा। ये उनके दिमाग में गांधी जी के आने के बाद परिवर्तन आया कि नहीं भाई वो मेरे साथ सही नहीं कर रहा है, पुलिसिया कार्रवाई को आप सही ठहरा दे रहे हो, क्योंकि कुछ काम कर दे रहा है अंग्रेज। और जिन लोगों को ये मिला था, नाइटहुड की उपाधि मिली थी या सर की उपाधि मिली थी, वो लोग कौन थे? कहीं ना कहीं तो चमचाई हुआ होगा ना, इतना बोलना नहीं चाहिए, बट आप समझिए ऐसे तो उपाधि थोड़ी मिलता था, वो भी अंग्रेज के जमाने। ठीक है, तो खैर विषयांतर होने से फायदा नहीं है। तो ये हो गया। अब है कि आंदोलन क्या था। अगला क्वेश्चन का अगला जो पार्ट था उस पर आते हैं कि आंदोलन अनायास होने वाला था। अनायास मतलब कि सडन होने वाला था। तो क्या आपको लगता है कि अनायास होने वाला था आंदोलन? तो नहीं तो इसको हम कैसे लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे ऐसे कि आंदोलन आगे चल के यह आंदोलन नेतृत्व विहीन तो हो गया था, स्वतः स्फूर्त ढंग से देशव्यापी बन तो गया था, लेकिन कुछ एक विद्वानों ने इसे अनायास होने वाला आंदोलन मानते हैं। लेकिन कुछ एक विद्वान इस तर्क पे जो है कि सहमति नहीं दिखाते हैं। जो मुख्य रूप से सामने बातें निकल के आती है कि अगर हम इसका एक सरलीकृत निष्कर्ष निकालें तो ये निकलेगा कि भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी के पूर्व के आंदोलनों की अगली कड़ी थी। ठीक है, क्या लिखना है कि अनायास होने वाला आंदोलन मानने से कुछ एक विद्वान इनकार करते हैं। यह इस बात पे सभी विद्वानों की सहमति है कि आंदोलन स्वतः स्फूर्त ढंग से देशव्यापी हो गया था। अगर हम इस आंदोलन को एक सरलीकृत नजरिए से देखें तो हमें यह एहसास होता है यह आंदोलन गांधी जी के पूर्व जन आंदोलनों की अगली कड़ी थी। ठीक है, क्लियर हो गया? अभी और बता लेने दीजिए, फिर सवाल पूछ लीजिए। सर हाँ सर, ऐसे भी कर सकते हैं क्या कि भारत छोड़ो आंदोलन? ओके सर, ओके। गांधी जी की गिरफ्तारी की आशंका के मद्देनजर आंदोलनकारियों को क्या कहा गया था कि अपने विवेक के अनुसार से कार्य करने का सुझाव दिया गया था। अगर उस पॉइंट को लिखेंगे तो आप कैसे लिखेंगे कि स्वविवेकानुकूल कार्य करने का सुझाव दिया गया था। इससे यह निष्कर्ष निकलता है। सरकारी दमन के प्रतिक्रिया स्वरूप क्या था?
गांधीवादी तौर तरीकों गतिविधियों को देखने को मिलती है। इसमें आंदोलन में जो है कि स्वतः स्फूर्त तो कहीं नहीं दिखता है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जब आंदोलन जो है कि व्यापक जनहिंसा की निंदा करने के लिए बात कही गई थी, गांधी जी से लास्ट में अंग्रेजों ने बोला था कि बापू ये बताइए कि आप तो वो हिंसा का हमेशा से विरोध किए हैं। हिंसा में आपने 1922 में जो है कि चौरा चोरी कांड के बाद जो है कि आपने आंदोलन को वापस ले लिया था। तो अभी आप ये जनहिंसा जो हो रही है इसका आप निंदा क्यों नहीं कर रहे हैं? तो बापू ने क्या जवाब दिया था उसमें? जनहिंसा पे बापू का जवाब ये था कि इन लोगों ने हिंसा नहीं किया है, सरकारी दमन की प्रतिक्रिया कहकर इसे निंदा बताया गया था कि ये सरकारी दमन के प्रतिक्रिया के विरुद्ध जो है ये हुआ है। उन लोगों ने, आंदोलनकारियों ने किसी तरीके का हिंसा नहीं कहा है। ठीक है, तो इस आंदोलन का अगर विवेचना करने वाला आ जाए तो विवेचना हम लोग इसी तरीके से करेंगे। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? अब है कि बिहार के लोगों की क्या भूमिका रही थी, ये ना आगे हम लोगों को पढ़ना था उस दिन। इतना तक क्लियर हो गया ना कि यह जो है कि स्वतः स्फूर्त आंदोलन नहीं था। आंदोलन कैसा था? यस गांधी जी के आंदोलनों सर, की थोड़ी अगली कभी कड़ी। कभी बीच में आपकी आवाज क्या हो रही है? आवाज कट रही है क्या? हेलो, सर, आपका आवाज बीच बीच में कट जाता है सर। चलिए पेन पेपर लीजिए और नाम लिखिए। 11 अगस्त की घटना उस दिन हम लिखाए थे। 11 अगस्त 1942 क्या हुआ था उस दिन? शहीद दिवस बोल सकते हैं सर। उस दिन जो है 7 जो है ये 7 शहीद हुए छात्रों का थे। जो है जो छात्र थे उन पे गोली चलाई गई उनका थी नाम लिख लीजिए, लिखिए। मार्शल के द्वारा। याद है सबको? कुछ कुछ का याद है सर। हम्म, कुछ याद है सर। एक सुरेख प्रकाश बेहरा ऐसे करके कुछ बताए थे सर, उसके जगपति बाद याद नहीं। एक सतीश कुमार झा। हम्म, लिख लीजिए, सतीश झा था सर। लिख लीजिए, ये याद रहना चाहिए मेंस में आपको। और भी बहुत सारे पॉइंट हम आपको आज बता देंगे अभी। तो जो 7 छात्र शहीद हुए थे उसमें उसका नाम उमाकांत सिंह, सतीश झा, रामानंद सिंह, जगपति कुमार, देवीपत चौधरी, राम गोविंद सिंह, राजेंद्र सिंह। इसमें हमको याद है कि ये सतीश झा जो है कि ये भागलपुर के रहने वाले थे। ठीक है, देवीपत चौधरी जमालपुर के थे। उसके बाद फिर क्या कहते हैं, और एक लड़का औरंगाबाद का था इसमें से, कोई शायद जगपति कुमार ही औरंगाबाद से था। और 2 लोग इसमें पटना से थे, शायद राजेंद्र और राम गोविंद, यही दोनों पटना से थे आई थिंक। मतलब कि अगर हम, मेरी मेमोरी ठीक काम कर रही है तो ये दोनों पटना से थे। रामानंद सिंह और उमाकांत सिंह एक सारण से थे और एक सिवान से थे। तो अब सिवान से शायद उमाकांत सिंह थे और सारण से रामानंद सिंह थे, या छपरा से थे, कुछ इसी तरीके से थे। ये याद है कि नहीं को? हमको जहां तक याद है यही याद है हमको। एग्जैक्ट तो मैं भी भूल गया हूँ। पॉइंट है, एक तो स्वराज ट्रेन की घटना को लिखना है। कांग्रेस सभा की अध्यक्षता उसी शाम जो है कि जगत नारायण के नेतृत्व में हुआ था। सारण से जगलाल चौधरी थे नेतृत्वकर्ता, सिंहवाड़ा दरभंगा से कर्पूरी ठाकुर थे। इन लोगों ने रेल की पटरियां उखाड़ दी थी, तार के कनेक्शन काट दिए थे, जो भी वो तार सेवा उसमें चलती थी, संचार के सारे साधन को उन्होंने नष्ट कर दिया था। ठीक है, स्वराज ट्रेन की घटना को मैंने बता दिया। उसके बाद फिर सियाराम सिंह के नेतृत्व में उत्तरी भागलपुर में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना हुई थी। इसको नोट कीजिए। समझ रहे हैं ना राष्ट्रीय सरकार क्या होता है? व्हाट इज राष्ट्रीय सरकार? नेशनल गवर्नमेंट क्या होता है? सर, दो नेशनल गवर्नमेंट के बारे में आपके हिसाब से होना चाहिए ना सर। एक तो जो है आपका अफगानिस्तान में भी जो है एक राष्ट्रीय सरकार बनी थी, एक तो फिर आजाद हिंद फौज की नहीं भी नहीं एक नहीं। राष्ट्रीय सरकार हाँ थी। हाँ हाँ, वो भी बनी एक थी, यहाँ भी बनी थी। लेवल पे सर ये सरकारों 3 हो गए सर। देखिए, तीन तीन सर। ये छोटे लेवल पे राष्ट्रीय सरकार का मतलब क्या होता है कि जो हमारा अभी नेतृत्व करता कौन है? अंग्रेज है। तो अंग्रेजों से अलग हट के हम लोग अपना क्या कहते हैं कि वकील लगाएंगे, न्यायालय लगाएंगे, हम ही न्याय देंगे। हमारे यहाँ से जो है कि बैंकिंग का सिस्टम चलेगा। हमारे यहाँ से जो है कि आदेश जारी होगा कि किसको कर देना है, किसको कर नहीं देना है।
इस तरीके की अगर कोई व्यवस्था समांतर रूप से क्रिएट कर लेता है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? उस समय के हिसाब से राष्ट्रीय सरकार कहेंगे। जैसे कि अभी भी आप देखेंगे कि जो नक्सलाइट बेल्ट है, जैसे कि छत्तीसगढ़ का सुकमा वगैरह जो है, दंतेवाड़ा, जो बेलाडीला वाला क्षेत्र है जहाँ से ये कोयला वाला निकलता है, दंतेवाड़ा अभी भी नक्सलाइट क्षेत्र है। और झारखंड के भी कुछ डिस्ट्रिक्ट में जैसे वो है, तो उसके अंदर में भी इस तरीके की राष्ट्रीय समांतर सरकारें चलती हैं। वो समांतर सरकार क्या होता है, अगर दो लोगों के बीच में झगड़ा होता है, अभी भी आज भी आदिवासियों के बीच में, तो वो लोग अपने में बैठ के पंचायती करते हैं और वही उसकी फैसले को सर्वमान्य होता है। उन लोग अपना एक पैरेलल बैंक चलाता है, सरकार वाले बैंक से कोई मतलब नहीं रखना चाहते हैं वो लोग। तो वो भी एक सरकार चलाने का तरीका है कि मेरा लोग जो है कि आपके क्षेत्र को नेतृत्व करेगा, मेरा जो है कि वो लठैत होगा, या फिर जो भी आपके यहाँ पे कोई समस्या आएगी तो हमारा आदमी देखेगा। नहीं होता था कि बाहुबली का जो पैरेलल गवर्नमेंट चलाता, जैसे कि ये मुख्तार अब्बास जो मरा है अभी, जिसकी मृत्यु हुई है हाल में, ये लोग क्या थे, एक तरीके के पैरेलल गवर्नमेंट का भी है। तो कि आपके मेरे साथ तो कोई अन्याय हुआ तो हम कानून के पास नहीं जा करके मुख्तार अब्बास साहब को सुनाने के लिए जा रहे हैं कि हमारे साथ अन्याय हुआ है, बाबूजी न्याय कर दीजिए। ठीक है, तो वो सब राष्ट्रीय सरकार बहुत बड़े स्तर की थी। ये छोटे छोटे स्तर की जो बिहार में घटनाएं घटी थी, वो 1942 के दरमियान, मैं उसको यहाँ पे नोट करवा रहा हूँ। क्लियर हो गया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? यस सर। ठीक है, तो आप नोट करें, पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है ये सब चीज। सियाराम सिंह के नेतृत्व में भागलपुर में उत्तरी भागलपुर मतलब क्या होता है जानते हैं? गंगा नदी के नौगछिया उस से पार। सर। हाँ हाँ, नौगछिया। उत्तरी भागलपुर मतलब नौगछिया वाला क्षेत्र जो है, वो उत्तरी भागलपुर हो गया, अच्छा। गंगा के उस पार, उत्तर तरफ। ठीक है, और भाई जब तक कि विक्रमशिला सेतु नहीं बना था तो दोनों भागलपुर तो अलग अलग ही था। वो किनका तो स्टीमर लगता था यहाँ पे, दादाजी लोग बोलते थे जाते थे उस पार। हाँ, कोई एक साव भी था सर, हाँ, तब साउथ बहुत किसी चलता था साउथ जी सर। का था स्टीमर। ठीक है, और जिस समय पुल बना था सर, वो बम बुम भी लगाने का मतलब संभावना चल रहा हाँ था। हाँ, चल रहा था। उसमें हम भागलपुर में ही थे सर, तो बड़ा हल्ला चल रहा था सर। अच्छा अच्छा, तो ये सियाराम सिंह के नेतृत्व में उत्तरी भागलपुर में जो है कि राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की गई थी। राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की गई थी, ठीक है। उसके बाद कुछ अलग अलग जगहों का नाम है, जैसे कि सिवान हो गया, एकमा हो गया, और घरौली। जिस डिस्ट्रिक्ट के लोग हैं बताएं, ये मुझे भी पता नहीं कि एकमा कहाँ है, किस डिस्ट्रिक्ट में है। एकमा छपरा में है सर। छपरा में है, तो लिख देते हैं छपरा। हाँ, वो हमारे वहाँ पे बहुत सारे ट्रेनिंग है, तो वो लोग बताते रहते हैं, अच्छा, बहुत फेमस है सर। घरौली कहाँ है भाई? घरौली के बारे में तो डिस्ट्रिक्ट भूल गया, बहुत लड़का मिला है सर वहाँ के को। अच्छा ठीक है, तो यहाँ जो है कि स्वतंत्र मंडल के नाम से अपनी प्रशासनिक व्यवस्था का संचालन किया गया था। छपरा में है एक प्रियंका, स्वतंत्र मंडल। ठीक है, स्वतंत्र मंडल के नाम से क्या था? प्रशासनिक व्यवस्था का संचालन था। ये क्या था? स्वतंत्र मंडल प्रशासनिक व्यवस्था का संचालन था। ठीक है, इसको समझा देते हैं अगर नहीं समझ में आया तो। प्रशासनिक व्यवस्था, अरे एक्चुअली मेरा हैंडराइटिंग इतना खराब नहीं होता है जितना टैब पे खराब होता है। टैब का पेन आम पेन की तरह होता नहीं है। ठीक है, तो लिख लेंगे सिवान, एकमा और घरौली में जो है कि स्वतंत्र मंडल नाम से प्रशासनिक व्यवस्था का संचालन बनाया गया था। ठीक है, क्या मत होता है स्वतंत्र मंडल? मतलब कि उसमें कुछ लोग क्या होंगे, न्यायाधीश की भूमिका में रहेंगे कि बाबूजी मेरे घर में झगड़ा हो गया, तो वही लोग निपटा देंगे, कोर्ट कचहरी जाने का जरूरत नहीं है। और लोगों को ये सिखाया जाता था कि कोर्ट नहीं जाना है, अंग्रेजों का कोर्ट, हमारे यहाँ आइए, हम लोग मिलकर अपना न्याय करेंगे। ठीक है सर ये अभी भी चलता है, हरियाणा राजस्थान साइड खाप पंचायत हाँ, सर। खाप पंचायत, हाँ उधर हाँ अभी हाँ हाँ, अभी भी अभी चल भी रहा है सर। किसी को मान्यता नहीं है लीगल रूप से, ठीक है, लेकिन चलता है। जी सर, मैंने उसके ऊपर काफी विवाद भी हुआ था। हाँ, वो ऑनर किलिंग जब हो जाता है ना तब विवाद हो जाता है। हाँ, वही ऑनर किलिंग ज्यादा होता है सर इस सब में। ऑनर किलिंग में होता है क्या कि मतलब कि कोई अगर मान लो तो बच्चों से लड़ाई हो जाता है सर ना, कास्टिज्म भाजन नहीं धर्म नहीं, उर्म सब आ जाता वो है। नहीं होता। ऑनर किलिंग में होता एक्चुअली ये है कि जैसे कि दो लोग हैं ना, जैसे कोई लड़का लड़की मान लो कि प्यार करके शादी करना चाह रहे हैं, दोनों अलग अलग कास्ट के हैं, तो वो खाप पंचायत बैठता है और खाप पंचायत ये निर्णय देता है कि ये शादी नहीं होगा, अमान्य होगा। या तो लड़का लड़की मान ले कि हम दोनों शादी नहीं करेंगे, अगर नहीं माने तो खाप पंचायत उसके पिताजी को भी जो है ना अपने बिरादरी से बाहर कर देते हैं।
अब बेचारे इतना जिल्लत महसूस करते हैं कई बार अपने बेटे बेटियों को एकदम हुक्का पानी बंद उसको बोलते हैं शुद्ध भाषा में हाँ सर एकदम। हाँ हाँ, तो अपने बेटे बेटियों को कई बार हाँ। मारने की घटना हुई है कि पिता ने अपने बेटे को मार दिया। दिस इज द ऑनर किलिंग। ठीक है। सर बागी मूवी में जो था वैसी हाँ हाँ, नहीं बागी जिसमें भी था। हम तो जीवन में 70-75 ही मूवी देखे होंगे, हम तो देखे भी नहीं। 2024 में एक भी मूवी नहीं देखे हैं। क्या देखिएगा सर, फालतू पॉलिटिकल मूवी सब बना रहे, क्या देख। नहीं, कुछ अच्छे मूवी भी आया, जैसे 12th फेल था, देखना था, वो भी नहीं देख पाए। उसके बाद हाँ आर्टिकल वो देखने लायक है चीज सर। 370 आया था, वो देखने लायक था। अभी तो पता नहीं सबका अभी क्या क्या जाग गया है अभी पॉलिटिकल एक आते अरुणा आसफ अली के ऊपर आई है नेटफ्लिक्स की डॉक्यूमेंट्री, जो देखने लायक है, तो वो भी हाँ टाइम। ये बताओ मेरे बहुत अच्छा है सर। सब लोग का अच्छा ठीक है, लिखिए, आप आगे लिखिए, हो गया। लिखिए, सुल्तानपुर में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा समांतर सरकार का बनाया गया था। लिखिए, सुल्तानपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा समांतर सरकार की स्थापना की गई थी। बिहार में अगर समांतर सरकार के बारे में पूछे ना, स्थापना की गई थी। लिख लिए, सुल्तानपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा समांतर सरकार की स्थापना की गई थी। जितने लोग लिख रहे हैं, क्लास खत्म होने के बाद सब लोग ग्रुप में भेजेंगे कौन कौन लिखे हैं। जो लोग नहीं लिखे हैं, कल उसका नाम नोट करके लाएं। क्लास करने बैठते हैं, क्लास की तरफ बैठिए। कोई यूट्यूब वीडियो नहीं चल रहा है कि सुन रहे हैं उधर और काम कर रहे हैं कुछ और, वैसे पढ़ाई नहीं होती। ठीक है। अब आते हैं आजाद दास्ता पे। ठीक है, आजाद दास्ता की क्या भूमिका थी। तो आप लोगों को पता है कि आजाद दास्ता बनाया गया था नेपाल के राजविलास जंगल में। पहला प्रशिक्षण शिविर वही था, नेपाल के राजविलास जंगल में। ये सब लिखाने की जरूरत नहीं है ना। नहीं। हाँ ठीक है, इसमें जो मतलब अलग अलग चीज है, जैसे कि वो हम लिखा देते हैं कि 25 युवकों को आग्नेयास्त्र चलाने का प्रशिक्षण दिया गया था। युवकों को आग्नेयास्त्र, आग्नेयास्त्र मतलब क्या होता है? गोला बारूद। आग्नेयास्त्र चलाने का प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग दिया गया था। ठीक है। और इस संगठन से प्रेरित होकर कुछ नए संगठन बने थे। ठीक है, उसका नाम लिख लेना है। मतलब आजाद दास्ता से लिख लीजिए, इस तरीके से लिखिए कि एक तो ये लिख दीजिए कि आजाद दास्ता ने 25 युवकों को आग्नेयास्त्र चलाने का प्रशिक्षण भी दिया था। मतलब और भी तो काम हुए थे ना। वो मैं लिखा नहीं रहा हूँ कि राजविलास जंगल में जो है कि उसका प्रशिक्षण शिविर खोला गया था, ये सबको पता है, इसलिए मैं नहीं लिखा रहा हूँ। कुछ पॉइंट हैं, उसको लिखिए, तो लिखा देते हैं। आजाद दास्ता से प्रेरित होकर, आजाद दास्ता से प्रेरित होकर प्रदेश में इसी तरह के कुछ नए संगठन बनाए गए थे। कुछ नए संगठन की स्थापना हुई थी या बनाए गए थे, जो लिखना लिख लीजिए। आजाद दास्ता से प्रेरित होकर प्रदेश में कुछ नए संगठन की स्थापना की गई थी। ठीक है। उसमें एक संगठन का क्या नाम था? परशुराम दल नाम था। परशुराम दल। दूसरे संगठन का क्या नाम था? महेंद्र गोप दल। ये सब क्या थे? ये सारे के सारे क्रांतिकारी संगठन थे। क्रांतिकारी संगठन थे। ठीक है। आपको पता है, अब आगे के घटनाक्रम ये आपको पता होगा कि सिवान थाने में झंडा लहराने की कोशिश में किसको गोली मार दिया था? पुलिस ने किसको गोली, पुलिस या गोली के शिकार कौन हुए थे? सिवान थाने में झंडा लहराने की कोशिश में कौन हुए थे, बताइए कोई। लिखे कोई नहीं लिखे भाई, कुछ तो बोलिए। हेलो वो तो हेलो। सर देवकी सर। सिवान थाने में झंडा लहराने की कोशिश में किसको देवी कौन गोली के शिकार हुए थे? देवी पुलिस गोली के शिकार हुए थे।
देवीलाल चौधरी सर। जी नहीं, देवीपत चौधरी तो वही मरे थे, शहीद हो गए थे ना, 7 शहीद में। ये थे फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव, लिख लीजिए। ये दोनों पॉइंट लिख लिए ना, परशुराम दल और महेंद्र गोप दल। जी सर। यस सर। ठीक है, लिखिए। सिवान थाने में झंडा लहराने की कोशिश में फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव पुलिस गोली के शिकार हुए थे। पुलिस गोली के शिकार हुए थे। ठीक है। इसी तरीके से जो है कि कुर्था थाने में, कुर्था एवं कटिहार थाना, कुर्था और कटिहार थाना में किसको लगा था? कुर्था में लग गया था श्याम बिहारी लाल को गोली, श्याम बिहारी लाल। कटिहार थाना में किसको लगा था? कुमार सर। किसको? ध्रुव कुमार। ध्रुव कुमार को। ध्रुव कुमार को। ये सब आप लिख लीजिए, ये पीटी में भी काम आएगा, मेंस में भी काम आएगा। ठीक है, लिख लिए सब लोग? यस सर, यस सर। देख लेते हैं क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा अभी बिहार से रिलेटेड, उसको एक बार रिकैप कर लेते हैं। ठीक है, 1942 के दरमियान जो है कि बिहार में क्या हुआ था? सबसे पहले तो 11 अगस्त 1942 को गोलीकांड हुआ था, जिसको हम लोग सचिवालय गोलीकांड के नाम से जानते हैं, जिसमें कि 7 छात्र शहीद हो गए थे, जिसका नाम निम्नलिखित तरीके से है: उमाकांत सिंह, सतीश झा, रामानंद सिंह, जगपति कुमार, देवीपत चौधरी, राम गोविंद सिंह, राजेंद्र सिंह। ठीक है, उसके बाद 2-3 आश्रम थे, जो कि सदाकत आश्रम हो गया, किसान सभा कार्यालय हो गया, या जिला कांग्रेस कार्यालय हो गया, जिसको कि पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया था। सारण और सिंहवाड़ा से जो है कि नेतृत्व करता थे जगलाल चौधरी और कर्पूरी ठाकुर, जिन्होंने कि रेल की पटरी और संचार के साधन उखाड़ के फेंक दिए थे। ठीक है, कांग्रेस सभा की स्थापना की गई थी, उसका अध्यक्षता जो है कि जगत नारायण की अध्यक्षता में एक कार्यशैली बनाई गई थी, किस तरीके से जो है कि आंदोलन को चलाना है। स्वराज ट्रेन की घटना भी 1942 के दरमियान ही देखने को मिली थी, जिसमें कि क्रांतिकारियों ने क्या किया था? प्रशासन को चुनौती देने के लिए ट्रेन को अपने कब्जे में ले लिया था, और जो है कि उस ट्रेन से स्वराजी जाते थे और आते थे आंदोलन करने के लिए। यह घटना मुंगेर और वैशाली जिले में देखने को मिलता है। सियाराम सिंह ने उत्तरी भागलपुर में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की थी। उसी तरीके से सिवान में, एकमा में और धरौली में स्वतंत्र मंडल नाम से एक प्रशासनिक व्यवस्था बनाया गया था। उसके बाद सुल्तानपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा समांतर सरकार की स्थापना की गई थी। जो आजाद दास्ता था, उसमें 25 युवकों को आग्नेयास्त्र चलाने की ट्रेनिंग भी दी गई थी, और आजाद दास्ता से प्रेरित होकर कुछ क्रांतिकारी संगठन भी और भी बनाए गए थे बिहार में, जिसमें कि एक परशुराम दल और दूसरा महेंद्र गोप दल काफी फेमस था। सिवान थाने में झंडा लहराने की कोशिश में जो है कि फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव गोली के शिकार हुए थे, और इसी तरीके से झंडा लहराने की कोशिश में कुर्था थाने और कटिहार थाने में भी क्रमशः श्याम बिहारी लाल और ध्रुव कुमार जो है कि पुलिस गोली के शिकार हो गए थे। तो हम लोगों ने आज 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन का भारतीय परिप्रेक्ष्य और बिहार के परिप्रेक्ष्य के सारी घटनाओं को क्या किया? पढ़ लिया। सर एक तारापुर गोलीकांड भी हुआ था ना? हाँ, तारापुर गोलीकांड पहले बताए थे ना, वहां भी तो ये घटना घटी थी। लेकिन सर तारापुर फिर गोलीकांड इसमें हुआ था 1932 में शायद हुआ था। जी सर। ये 1942 हाँ की घटना नहीं है, 1942 की घटना नहीं, वो है ही नहीं। तारापुर सॉरी सर। गोलीकांड हुआ था, वो बात सही है। हम्म, ठीक है। सर सारण आपराधिक जिला घोषित किया गया था, हाँ, इससे सारण को भी। आपराधिक जिला घोषित किया गया था, लिख सकते हैं। सर तो ये पूर्णतः नेतृत्वहीन सर एक आंदोलन अच्छा था। अच्छा, उस पर आ हाँ जाए, देखिए। सर एक 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 सवाल था इस पे हाँ मेरा कि बोलिए। बिहार में भी कुछ जिले थे जहाँ पर कि इस आंदोलन का कोई प्रभाव नहीं पड़ा था, वो शांत जिले थे। हाँ, नाम बताइए। जैसे मुंगेर को कहा गया था सर कि मुंगेर में जो है कि इस तरह की कोई कार्रवाई हुई नहीं,
प्रीत शांत था। नहीं, आप तो कोई कंफ्यूज ना करें। ये वो पूछ रहे। नहीं, ये 1942 के आंदोलन को 1930 के आंदोलन से और 1920 के आंदोलन से ना जोड़ें, ठीक है? जी अच्छा। मुंगेर उस समय भले उसमें मुंगेर पिछले आंदोलन में शांत था, इस आंदोलन में तो मुंगेर में जो है कि ये जो मैंने आपको लिखाया अभी, हाँ, स्वराज श्री ट्रेन कृष्णगढ़ साहब में काफी एक्टिव था सर इस सब में। स्वराज ट्रेन की घटना तो यही घटी थी। और जो आपके क्या जी सर। कहते हैं कांग्रेसी थे, बहुत सारे लोग तो थे मुंगेर से भी, बहुत सारे डिटेल में पढ़ेंगे तो वो भी मिल जाएगा। देवीपत चौधरी कहाँ के हैं रहने वाले? जमालपुर कहाँ है? मुंगेर में ही तो है। तो वहां के लोग तो थे ही, ऐसा तो नहीं है। ये देखिए, एक आंदोलन को दूसरे आंदोलन से कंफ्यूज ना करें। इसलिए मैंने जैसे सिर्फ में था मैंने सर। आज आपको बिहार में इस आंदोलन से रिलेटेड पॉइंट लिखाया है, दूसरे किसी आंदोलन का मैंने चर्चा नहीं किया, क्योंकि क्लास में कंफ्यूजन क्रिएट होता है उससे। ठीक है, सर 1857 में था मुंगेर क्षेत्र, जो बिल्कुल अप्रभावित बिल्कुल क्षेत्र था। ओपन था। हाँ, ठीक है। सर तो उसका बता दीजिए सर। हाँ, बोलो, क्या है तुम्हारा क्वेश्चन? नेतृत्वहीन था क्या, मतलब? ये आंदोलन जो है ना, पहले हाँ नेतृत्वहीन हो गया था। ये आंदोलन नेतृत्वहीन हो गया था, और गांधी जी का दिया हुआ जो संदेश था कि जब आपके नेतागण गिरफ्तार हो जाएं तो अपनी लड़ाई का रास्ता खुद अख्तियार करना है। और वो नेताओं ने, सेकंड क्लास लीडर, थर्ड क्लास लीडर, फिर आम जनता, किसान, गरीब मजदूरों ने ये करके दिखाया था। ये आंदोलन एक तरीके की जो है कि गांधी के द्वारा पिछले आंदोलन में सिखाए गए सारी बातों की परीक्षा थी, जिस परीक्षा में हमारे पूरे भारतवासी पास कर गए थे। ठीक है, लिख दीजिए ऐसे बढ़िया बढ़िया शब्द। हाँ तो सर ये भी हो सकता है कि केंद्रीय लेवल पे ये नेतृत्वहीन था, लेकिन अगर क्षेत्र में देखें कहीं ना कहीं, जैसे जयप्रकाश नारायण बिहार से थे, और कहीं ना कहीं किसी न किसी क्षेत्र में कुछ लोग इसका आपको तो पता है आरती जी, राजेंद्र प्रसाद को, जयप्रकाश नारायण को, राम मनोहर लोहिया को, अनुग्रह नारायण सिंह को, मथुरा प्रसाद सिंह को, सभी को तो गिरफ्तार कर लिया गया था। इनको, राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर सेंट्रल जेल में रखा था, और भी अलग अलग कैदियों को अलग अलग जेल में रखा था। ये जो जयप्रकाश नारायण जी भागे थे दीपावली की रात में, मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया ना आपको, हजारीबाग सेंट्रल जेल से भागे थे। तो जी सर, जी सर। हाँ, तो उसके आप बाद कैसे कह सकते हैं कि लोकल लेवल पे जो है कि लीडरशिप था, लेकिन सिर्फ सेंट्रल लीडर गिरफ्तार हो गए थे? जो सेकंड क्लास लीडर आपके बने थे, चाहे वो सुचेता कृपलानी हो, चुट्टी प्रदन हो, या फिर आसफ अली हो, उषा मेहता हो, कौन गिरफ्तार नहीं हुए थे? चाहे बीजू पटनायक हो, सब तो गिरफ्तार हो ही गए थे ना धीरे धीरे करके। लेकिन आंदोलन रुका था क्या? नहीं ना रुका नहीं था। वही। जी हाँ, जी। तो इससे क्या हम लोग विश्लेषण निकाल सकते हैं कि यह आंदोलन स्वतः स्फूर्त और नेतृत्वहीन, स्वतः स्फूर्त तो नहीं लेकिन नेतृत्वहीन हो गया था, लीडरलेस आंदोलन था, जिसका कि नेतृत्व जनता ने खुद से किया था। बस समेटा गया। ठीक है, ओके सर। क्लियर? तो ठीक है, सबको कॉपी चेक करके दे देंगे।